इसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा बहुत ही स्पेशल शो जो हम अपनी महिला व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं। और ना ही सिर्फ महिला व्यूअर्स इस शो में आकर अपने सवाल पूछ सकती हैं, बल्कि उनके पास मौका होता है लाइव बैठकर हमारे एक्सपर्ट से रूबरू होकर अपने पोर्टफोलियो पर राय लेने का। तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम, 3 महिला व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगी अपने सवाल पूछने के लिए। आज के एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं तरीका। अगर आप भी शो में आना चाहते हैं तो आप 7045220000 इस पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है इस समय फेसबुक, ट्विटर पर, आप वहां भी ये शो देख सकती हैं। साथ ही हैशटैग आस्क आवाज लिखकर अपने सवाल वहां पहुंचा सकते हैं। आज के एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस कराएं तो एम कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी शो का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हर हफ्ते मौजूद रहते हैं हमारे महिला व्यूअर्स को चार्म करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो पर कमेंट देने के लिए। और आज जो 3 महिला व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं उसमें मुंबई से रिंकू यादव हमारे साथ हैं, इटरासी एमपी से राज रानी महेश्वरी हैं और साथ ही पुणे से वैशाली घोरपड़े हमारे साथ बनी हुई हैं। तो अपनी महिला व्यूअर्स से बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से एक नजर पहले बाजार पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि सुबह शुरुआत तो सुस्त हुई थी, लेकिन आरबीआई पॉलिसी आने के बाद एक मोमेंटम हमने बनते हुए देखा। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। 50-60 अंक ऊपर निफ्टी है और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेगा, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक निफ्टी 16,500 के नीचे अभी भी टिका हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेपो रेट में भले ही 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जो सीआरआर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उससे बैंक स्टॉक्स में एक मोमेंटम तेजी का आते हुए देखा। आप देख भी सकते हैं चार्ट पर, आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद एक सडन स्पर्ट आया बैंक स्टॉक्स में और उसके बाद बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दे रहे हैं। 35,300 के मौजूदा लेवल्स हैं। इनफैक्ट रेट सेंसिटिव्स में रुझान अच्छा ही रहा। जो अनाउंसमेंट आरबीआई की ओर से हुई उसी का हम एक सिमिलर इम्पैक्ट हमने देखा, जैसे कि हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने जो डिसीजन लिया, उसके बाद रियल्टी स्टॉक्स में मोमेंटम आते हुए देखा। और अगर आप निफ्टी रियल्टी इंडेक्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में, ऑलमोस्ट 2.25% से लेकर 2.5% की तेजी दिखा रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स देखिए आपकी स्क्रीन पर 2.25% की मजबूती के साथ। मिड कैप्स में भी थोड़ी खरीदारी लोअर लेवल्स आते हुए दिखिए, 1/4 से लेकर 0.5% तक की बढ़त आपको आज मिड कैप इंडेक्स में दिखाई दे रही है। तो ये है फिलहाल एक क्विक चेक इस समय मार्केट का। लेकिन राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपको कैसी लगी आरबीआई पॉलिसी? मार्केट ने तो एक रिएक्शन दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहां से इन स्तरों से गुड आफ्टरनून दीपाली जी, और जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबको नमस्कार। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, पहले तो वो कहना चाहूँगा। दूसरे आरबीआई पॉलिसी की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। हम सब ये मान के चल रहे थे कि रेट हाइक्स तो होंगी। जो पॉजिटिवली सरप्राइज आया वो ये आया कि एक तो सीआरआर में कोई कट नहीं आया, जिससे कि लिक्विडिटी में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे जो 7.2 जीडीपी ग्रोथ की बात की गई, उससे बाजार को थोड़ा उत्साह मिला कि इतने खराब हालात के बावजूद 7.2 की ग्रोथ रहेगी। तीसरे अगर आप देखो तो जो भी छूट वगैरह दी जाए या थोड़े से प्रोत्साहन रियल एस्टेट सेक्टर को कारण से दी गई है, उस कारण से जो आज हम रियल्टी में थोड़ी सी हलचल देख रहे हैं और रेट सेंसिटिव में देख रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये चूँकि जो एक तलवार लटक रही थी आरबीआई पॉलिसी की, वो पीछे छूट गई है, तो अब बाज़ार अपनी चाल से चलेगा। मेजर दिक्कतें जो है वो हम सब जानते हैं, जो लड़ाई वगैरह चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसको लेकर के है। वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कब आएगी पता नहीं, तो बाजार एक अच्छी रैली ले सकता है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, बाजार तेजी दिखा सकता है। इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है थोड़ा रेंज में रहे, और डेवलपमेंट्स पर तो नजरें टिकी हुई हैं ही। लेकिन चलिए अब अपनी महिला व्यूअर्स से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जैसे हमने बताया रिंकू यादव है मुंबई से, इतरासी से राज रानी हमारे साथ बनी हुई हैं, पुणे से वैशाली हैं। तो सबसे पहले मुंबई चलते हैं रिंकू यादव के पास। तो रिंकू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स आपने हमें भेजे हैं वो तो मैंने नोटिस किए, और लार्ज कैप्स और बड़े स्टॉक्स की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, बट बताइए आप पहला स्टॉक कौन सा है जिस पर राय लेना चाहती हैं, और ये स्टॉक आपने क्यों चुना? पहला स्टॉक मैडम मेरा टाटा मोटर्स है, और टाटा देश की कंपनी जिस पर सब भरोसा करते हैं, इस वजह से मैंने टाटा मोटर्स को चुना है। तो आपने तो शायद 280 के भाव पर खरीदा ये स्टॉक?
यस मैडम, मैंने 100 शेयर्स 280 के रेट से लिए हुए हैं। तो 440 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। और इनफैक्ट राजेश जी, टाटा मोटर्स तो एक ऐसा स्टॉक रहा है जहां पर आपको एक कोई इन्वेस्टर 450 की बाइंग वाला भी मिलेगा, कोई 100 रुपए की, 150 रुपए की खरीदारी वाला भी, और 250 रुपए की बाइंग का भी, क्योंकि इसने इतने लेवल्स पिछले कुछ सालों में दिखाए हैं। लेकिन हाँ, अब एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के तौर पर उभरा है और व्यूज तो यहाँ से अगर मैनेजमेंट से भी आप बातचीत करें तो काफी बुलिश नजर आते हैं। अब इनके लिए सजेशन क्या है? प्रॉफिट्स डिसेंट हैं, क्योंकि लेने चाहिए प्रॉफिट्स या होल्ड रखे इसे? देखिए, अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बने रहें। जो मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह आई है, जो न्यू लॉन्चेस आई, खास करके न्यू लॉन्चेस तो आप मुझसे बेहतर समझती हैं, उनको बाज़ार अच्छी तरीक़े से ले रहा है, नंबर्स बेहतर होते जा रहे हैं पहले से। मैं समझता हूँ इस वक्त ये बनी रहें इस स्टॉक में, और 2 क्वार्टर का कम से कम नज़रिया रखें, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को बेझिझक, लंबी अवधि का नजरिया रखिए, और अच्छे लेवल्स की आपकी एंट्री है तो चिंता की बात है भी नहीं। इतराशी चलते हैं आप, और हमारे साथ राज रानी महेश्वरी मौजूद हैं। तो राज रानी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए अपने बारे में, और कौन सा पहला स्टॉक है जिस पर आप राय लेना चाहती हैं? नमस्कार, मैं एक टीचर हूँ और छोटे बच्चों, मैंने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा ये डीमैट अकाउंट खोलना समझ लो कोविड के बाद से हुआ, और चल रहा है। पहले तो थोड़ा सा फायदा था, लेकिन अभी थोड़ा माइनस में जा रहा है। और मेरे को विप्रो तो आपने, हाँ बोलिए। तो आपने लॉकडाउन के दौरान या कोविड टाइम्स में पोजीशंस बनानी शुरू करी, इन्वेस्टमेंट शुरू किया इक्विटी में, तो ये आपने क्या टीवी के उसके काफी बाद से शुरू करी मैडम, कोविड टाइम मतलब 2020। ओके, तो ये क्या टीवी देख के या किसी ने सजेस्ट किया आपको? थोड़ा सा टीवी देख के, जैसे म्यूचुअल फंड तो थे मेरे पास पहले से, बस ऐसे ही कोई बॉन्ड वगैरह की बात आई तो बॉन्ड से सब कहा कि अरे बॉन्ड लेने की क्या जरूरत है। बॉन्ड के लिए एक्चुअल में डीमैट अकाउंट खोला था, तो फिर बॉन्ड ना लेके बोले शेयर में इसके करो, तो ऐसे शेयर इंटरेस्ट हो गया। बाकी टीवी देख के ही समझ लो। चलिए ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो आपकी जर्नी तो शुरू हो गई इक्विटी के। अब ये बताइए कौन सा स्टॉक आपने पहले खरीदा और क्या जानना चाहती हैं आप? पहला तो मैंने क्या इन्फोसिस खरीदा था, वो अच्छा भी है, अभी डाउन में चला गया है जैसे थोड़ा। लेकिन जो विप्रो मैंने बाद में लिए थे, तो विप्रो के मेरे पास शेयर है, वो 600 के प्राइसेस पर है, और अब तो वो लो चल रहा है। और एक डीएलएफ लिया हुआ था, तो वो भी 380 के रेट पर है, वो भी लो चल रहा है। अच्छा, तो आपके पास, पहले तो इनफैक्ट विप्रो पर बात कर लेते हैं। विप्रो आपने 600 रुपए पे खरीदा। एक चीज और बताइए, जब आपने इन स्टॉक में खरीदारी की तो ये इन्वेस्टमेंट के नजरिए से तो खरीदे होंगे ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर सोचा था कि थोड़े बहुत समय में फायदा हो जाएगा तो निकल जाएंगे? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लिए थे। इतना भी ऐसा नहीं था, लगा था कि कैसी कोई, पहले ये विप्रो एक्चुअल में मैं देख रही थी इसको 400 से, तब ये मतलब काफी बड़ा, फिर वो नीचे आया तो मैंने कि ले लेते हैं, अच्छा है, लेकिन वो फिर और नीचे ही चला गया। ये प्रॉब्लम हुई कि ये तो मतलब थोड़ा सा बिल्कुल ये होगा। हाँ, तो क्योंकि आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आई है, स्ट्रॉन्ग मूवर्स भी ये रहे हैं, बस आपकी खरीदारी क्योंकि ऊपर के भाव की है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। तो पहले तो राय विप्रो पर ले लेते हैं राजेश जी की। राजेश जी बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए? है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन जब भाव 100-200 रुपए नीचे जाता है तो चिंता तो होती है, इसीलिए इनको भी हो रही है। 470 पर है विप्रो क्योंकि अभी, क्या सलाह आपकी रहेगी? देखिए मैम, मैं पहले ये आपको ये बता दूं कि आप अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कंपनी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो भी दिक्कतें हैं वो सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वगैरह की लड़ाई को लेकर के है, लेकिन सबसे अच्छी बात है एक तो ऑर्डर इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो रुपए डॉलर की समीकरण है वो पूरे आईटी पैक के लिए फेवरेबल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल बनी रह सकती हैं। स्टॉक में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, बाजार जब भी सुधरेगा आपको अच्छा मुनाफा आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए विप्रो, यही आपके लिए सजेशन है बेझिझक।
भाव आपका भले ही नीचे है लेकिन मुनाफा आपका होगा लंबी अवधि में रहेंगी तो। चलिए अब पुणे चलते हैं और वैशाली हमारे साथ हैं अब मौजूद। वैशाली नमस्कार, बताइए क्या करती हैं आप और कौन सा स्टॉक है आपके पास? Actually, I'm a housewife and I have recently started trading in the lockdown period. ओके, तो आप ट्रेडिंग करती हैं या इन्वेस्टमेंट करती हैं? Investments and trading, both. ओके, तो ये फिर क्या आपको कोई सजेस्ट करता है या अगेन टीवी के जरिए पढ़ाई करके थोड़ी सी आप ये स्टॉक्स फाइंड आउट करती हैं? No, actually मैं थोड़ा सा स्टडी करती हूँ और थोड़ा सा मतलब मुझे मेरे डैडी भी करते थे इन्वेस्टमेंट्स, so he also gives me some suggestions. ओके, तो फिर बताइए पहला स्टॉक कौन सा है जिस पर आप राय लेना चाहती हैं? I wanted to know about Infosys. I took at 124 shares at 115.45. 124 shares. Okay. Infosys. तो ये क्या? तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी? Actually, I took it for trading purpose only, but I can keep it for long. No issues. ठीक है, तो 1540 पर इन्होंने खरीदा है। हालांकि राजेश जी बहुत नीचे तो नहीं है इनके खरीदारी के प्राइस से, 40 रुपए नीचे। इन्फोसिस के लिए 40 रुपए का मूव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इनका व्यू है। खरीदी इन्होंने ये पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन क्योंकि नुकसान ना हो इसीलिए शायद ये इसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना चाहती हैं। आपकी सलाह क्या होगी इनके लिए? देखिए, पहली सलाह तो यही रहेगी कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई पोजीशन ली है तो स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वो टूट जाए तो आप निकल जाएं, चाहे वो स्टॉक कोई भी हो। जहाँ तक इन्फोसिस की बात है, अगर फंडामेंटली कहा जाए तो आज की डेट में अगर मैं समझता हूँ कि आईटी पैक में अगर लिया जाए दिग्गज कंपनियों में तो सबसे बेहतर पड़ रही है। वैल्यूएशन सबसे अच्छे हैं, ऑर्डर इनफ्लोज जो है बहुत अच्छा है, डिजिटल एआई मशीन लर्निंग ये सब में अपने पाँव पसार रही है, और जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज वगैरह आई हैं इस तिमाही के नतीजों के बाद वो बहुत एक्साइटिंग थी। लंबी अवधि में हमारा अनुमान है कि मौजूदा स्तर से कम 20-22% का रिटर्न ये आने वाले 1 साल में दे सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहती हैं बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई ट्रेडिंग की पोजीशन लें तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 10-20-50 रुपये टूट भी जाते हैं तो उसका इतनी चिंता ना करें। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी ने बिल्कुल सही बात कही। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को आपको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्टॉक किसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो या किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। और रही बात लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आपका है तो 22% तक के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं 1 साल में इन्फोसिस से, तो होल्ड कीजिए। चलिए वापस मुंबई चलते हैं, रिंकू यादव हमारे साथ हैं बनी हुई। तो रिंकू जी, टाटा मोटर्स तो आपको दमदार मुनाफा दे रहा है ऑलरेडी, यहाँ आपको होल्ड भी करना है। अब बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है जिस पर आप राय लेना चाहती हैं? भारती एयरटेल, जिसके मेरे पास 100 शेयर्स हैं 703 के रेट से। ओके, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने? हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने, और ये क्या है, टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये कंपनी भी, इस वजह से मैंने इसे सेलेक्ट किया था, और काफी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद में भी निकली थी इसलिए। ठीक है। अभी इसमें भारती एयरटेल हालांकि हाँ थोड़ा नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे आपको नहीं है, नीचे नहीं आपके भाव से, ना आपको बहुत ज्यादा नुकसान है। और राजेश जी, इनफैक्ट भारती एयरटेल मुझे याद है अगर आप इसके पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने भरपूर मौका दिया इन्वेस्टर्स को 500 से 550 के रेंज में इन्वेस्टमेंट करने का, एंट्री लेने का, वही घूमता रहा ये, और अब ये 700 पर गया, वहां पर इन्होंने खरीदारी की है। अभी थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से, लेकिन जैसे इन्होंने खुद कहा लंबी अवधि के लिए रख सकती हैं। क्या सजेशन रहेगा? पहले तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनकी रीडिंग बहुत सही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकली है, दोनों चीज़ें उन्होंने सही पकड़ी हैं। और जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, बहुत स्ट्रांग है कंपनी के, जो सब्सक्राइबर एडिशन नंबर्स आए हैं बहुत बढ़िया आए हैं,
इस तिमाही में आरपीयूज में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये आरपीयू वो 200 रुपये तक जाते हुए देख रहे हैं। तो ये आरपीयू की जो बढ़त विद सब्सक्राइबर एडिशन, आई थिंक ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से डेटा की खपत बढ़ रही है या 5G की लॉन्चिंग वगैरह की बात हो रही है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 ही मेजर प्लेयर रह गए हैं, फिर वो चाहे जियो हो और एयरटेल हो। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चॉइस है इनके स्टॉक की, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहे। इनफैक्ट हमारे क्लाइंटों को भी हमने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तो राजेश जी का व्यू खरीदारी का ही है, अपने क्लाइंट्स को भी सजेशन दिया है। हाल फिलहाल में कई ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट भी आई हैं। जेफरीज की तो इनफैक्ट टॉप पिक है ये टेलीकॉम स्पेस में, 880 तक के टारगेट्स की तो बात उन्होंने भी कही है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। रिंकू जी यही सजेशन है आपके लिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, इसीलिए शुक्रिया रिंकू जी आपका भी, राज रानी जी आपका भी, और साथ ही पुणे से हमारे साथ वैशाली हैं। थैंक यू शो में आने के लिए और अपने स्टॉक्स पर राय लेने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों की लिस्ट में स्टॉक्स के नाम और भी होंगे जिन पर आप कमेंट लेना चाहते होंगे, बट माफी चाहेंगे समय इतना ही है, इसीलिए इन्हीं स्टॉक्स पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। आप देखते रहिए सास धो और सेंसेक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट से एक नजर बाजार पर डाल लेते हैं। निफ्टी अभी आपको 40 अंक ऊपर दिखाई देगा। आरबीआई पॉलिसी के बाद एक इंस्टेंट सर्ज और उसके बाद अब एक रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहा है। 16,500 के नीचे है, 16,460 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मिड कैप्स में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। निफ्टी बैंक में तो स्ट्रेंथ बनी हुई है ही, 0.1% ऊपर कारोबार करते हुए। लेकिन अगर आप निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर 60 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। 1/4% के आसपास की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहाँ हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, या फिर कहां पोजीशंस बनाने के मौके हैं, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्रा में। नमस्कार।